नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ शांतनु त्रिपाठी। यूपी करण और आखिरी चरण, इस पर लगातार हम बात करेंगे। यूपी विधानसभा चुनाव के 7वें चरण के लिए आज यानी कि अंतिम चरण के लिए 9 जिलों की 54 सीटों पर मतदान शुरू हो गया है। इससे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ सोमवार की सुबह जनता के नाम उन्होंने एक वीडियो संदेश जारी किया, लोगों से मतदान करने की अपील की। विपक्ष पर हमलावर सीएम योगी ने कहा कि 5 वर्ष पहले तक यूपी की पहचान गुंडा राज और अराजकता से थी, तो वहीं आज कानून का राज है। सीएम ने कहा कि आज अपराधी और माफिया या तो जेलों में है या सहम कर दुबक गए हैं। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। नमस्कार। उत्तर प्रदेश के मेरे सम्मानित मतदाता भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव अब अपने निर्णायक दौर में आ चुका है। अब तक 6 चरणों में हुए मतदान का रुझान भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में स्पष्ट दिखाई दे रहा है। प्रदेश में एक मजबूत, अस्थायी और दमदार सरकार बनाने के लिए अब 7वें चरण का मतदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। पिछले 5 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार ने जो कुछ भी किया पूरी श्रद्धा और प्रतिबद्धता के साथ किया है। आपके भरोसे का मान रखते हुए हमने जो कहा सो करके दिखाया है। विगत 5 वर्षों में उत्तर प्रदेश में बहुत कुछ अभूतपूर्व हुआ है। आप शायद सोच रहे होंगे कि मैं अब आपसे सुरक्षा प्रदान करने के एवज में वोट मांगूंगा। अपने नागरिकों को एक भय मुक्त जीवन और सुरक्षित वातावरण देना तो किसी भी सरकार का प्राथमिक धर्म होना चाहिए और हमने इसी धर्म का पालन किया है। आज मुझे कोई चिंता है तो केवल एक कि जिन दंगाइयों और पेशेवर माफियाओं और आतताइयों पर हमने कठोरतापूर्वक अंकुश लगाया है, वह प्रदेश का माहौल बिगाड़ने के लिए पुरजोर प्रयास कर रहे हैं या बार बार धमका रहे हैं कि जरा हमारी सरकार आने तो दो। इसीलिए मेरी आपसे अपील है कि सावधान रहिए, इन धमकीबाजों एवं आतंकियों के मंसूबों को सफल न होने दें। यदि आप चूके तो 5 वर्ष की मेहनत पर पानी फिर जाएगा या वोट उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता की उज्जवल भविष्य की गारंटी भी बने। यही कामना है। भारत माता की जय। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुन रहे थे आप। लगातार वोट की अपील तो कर ही रहते, साथ ही जिस तरह से माफियाओं पर कार्रवाई करने की बात कर रहे थे और साथ ही उनका कहना था कि सरकार का ये कर्तव्य होता है कि अपने नागरिकों को सुरक्षा मुहैया कराना। तो ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुन रहे थे आप। और 7वें चरण के लिए लगातार 9 जिलों की 54 विधानसभा सीटों पर वोटिंग शुरू हो गई है और आप अलग अलग जगहों से हम आपको लगातार जो तस्वीरें हैं वो भी दिखा रहे हैं कि किस तरह से मतदाताओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। और इससे पहले आपको बता दें इस वक्त तो वाराणसी से बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि 3 बूथों पर ईवीएम खराब होने की खबर सामने आ रही है। वाराणसी से ये खबर हम आपको बता रहे हैं। और 7वें चरण की ये बड़ी खबर, अजगरा, शिवहर, शिवपुर और उत्तर शहर उत्तरी के बूथों पर ईवीएम खराब होने की खबर आ रही है। ईवीएम में खराबी के चलते देर से शुरू हुए हैं मतदान। ये बड़ी खबर इस वक्त की वाराणसी से सामने आ रही है। वाराणसी के 3 बूथों पर ईवीएम खराब होने की जानकारी सामने आ रही है। वाराणसी से ये जानकारी हम आपको बता रहे हैं। 3 बूथों पर ईवीएम खराब हो गई है। अजगरा, शिवपुर, शहर उत्तरी के ईवीएम खराब। आज 7वें चरण का मतदान लगातार ही ईवीएम खराब होने की खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि जिस तरह से ईवीएम खराब है और लोग जो है वो परेशानी का सामना करना पड़ रहा है उनको, क्योंकि मतदान प्रक्रिया जो है वो शुरू नहीं हो पाई है। इसी वजह से लंबी लंबी लाइनों में लोग लगकर काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। अजगरा, शिवपुर और उत्तर शहर उत्तरी के ईवीएम खराब होने की खबर सामने आ रही है वाराणसी से। आपको बता दें कि जिस तरह से 7वें चरण का मतदान हो रहा है और 7वें चरण का मतदान की शुरुआत सुबह 7 बजे से हो गई है। इसी बीच वाराणसी से यह खबर हम आपको बता रहे हैं, ईवीएम मशीन खराब हो गई है जिसकी वजह से मतदाताओं को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सुबह से ही मतदान के लिए जो मतदाता
आए हैं उनको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि ईवीएम खराब हो गई है। 3 जगहों पर ईवीएम खराब होने की खबर सामने आ रही है और ईवीएम में खराबी के चलते मतदान देर से शुरू हुए, तो मतदाताओं को काफी ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा, इंतजार करना पड़ा ईवीएम सही होने का या फिर बदलने का। जिस तरह से ईवीएम मशीन खराब हुई है, निश्चित तौर पर मतदाताओं को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वाराणसी से ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं और ये देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से मतदाता परेशान हो रहे हैं और ये लंबी लंबी लाइनों में मतदाता जिस तरह से आए हुए थे वोटिंग करने के लिए, लेकिन ईवीएम मशीन खराब हो गई। इसके बाद मतदाता परेशान नजर आ रहे हैं। और इसी में एक अपडेट हम आपको बता दें कि ईवीएम मशीन खराब हो गई थी, जिसकी वजह से मतदान जो है वो देर से शुरू हुआ था, लेकिन अब खबर आ रही है कि ईवीएम सही हो गई है और वहां पर अब मतदान सुचारू रूप से चालू हो गया है। लेकिन उससे पहले मतदाताओं को काफी ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा, क्योंकि 3 जगहों पर 3 बूथों पर ईवीएम मशीन खराब होने की खबर सामने आई थी और इसके बाद मतदाताओं को परेशानी का सामना करना पड़ा। लेकिन अब जो खबर आ रही है वो ये कि मशीन जो है वो सही हो गई है और अब मतदान प्रक्रिया सुचारू रूप से चल रही है। वाराणसी से ये खबर हम आपको बता दें कि 3 बूथों पर ईवीएम मशीन खराब हो गई। तो वाराणसी से देखिए, वाराणसी से 3 जगहों से ईवीएम खराब हुई है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। वाराणसी से आज 7वें चरण के चुनाव से जुड़ी हुई 9 जिलों की 54 विधानसभा सीटों पर मतदान हो रहा है और इसी खबर पर हमारे साथ हमारी संवाददाता सोनाली पाटवा फोन लाइन पर जुड़ गई है। सोनाली, क्या अपडेट है इस पूरे मामले में? जी, आपको बता दें कि वाराणसी में ईवीएम 3 जगह खराब हो चुका है, अजगरा विधानसभा में और शिवपुर विधानसभा व शहर दक्षिणी विधानसभा में। जी, आपको बता दें कि ईवीएम खराब होने की वजह से यहाँ पे जो कैबिनेट मिनिस्टर रवींद्र जायसवाल है उनको पूरा 1 घंटा मतदान केंद्र पे इंतजार करना पड़ा है, जिसकी वजह से वो वहाँ पे जो जिला प्रशासन है उनसे वो खपा है। और जी, वोटिंग से पहले प्रधानमंत्री ने भी वोट को मतदान का नया रिकॉर्ड बनाने की भी अपील की है। तो ये कह सकते हैं अपडेट क्या है? ईवीएम मशीन चालू हो गई है और मतदान अब सुचारू रूप से चल रहा है। जी हाँ, जी आपको बता दें कि इस वक्त ईवीएम मशीन जो है वो सही हो चुका है और मतदान शुरुआत हो चुकी है उसकी। और यहाँ के डीएम का कहना है जो कि मतदान का जो समय था और जो लेट हो चुका था वो करने का, वो उसे आधे घंटे और भी आगे बढ़ा दिया जाएगा। ठीक है, तो बहुत बहुत शुक्रिया सोनाली इस पूरी जानकारी के लिए। तो जितनी देर मशीन खराब हुई थी ईवीएम, अब उसका समय आगे बढ़ा दिया जाएगा। ये नई जानकारी इस पूरी खबर में सामने आ रही है। आपको बता दें कि 3 जगहों पर ईवीएम खराब हो गई थी। और अगली खबर मिर्जापुर से आ रही है। आपको बता दें कि डीएम और आला अधिकारियों ने जायजा लिया है। मिर्जापुर से यह खबर, डीएम और आला अधिकारियों ने जायजा लिया है। जिस तरह से आज 7वें चरण का चुनाव चल रहा है, अधिकारियों ने मतदान स्थल का निरीक्षण किया है, जायजा लिया है। मतदान स्थल का निरीक्षण कर तैयारियों का जायजा लिया है, किस तरह की वहां पर व्यवस्थाएं हैं इसको लेकर निरीक्षण किया गया है। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। डीएम और तमाम जो अधिकारी हैं उन्होंने जायजा लिया है। जिले में सुबह 7 बजे से ही जिस तरह से मतदान लगातार जारी है, आपको बता दें कि 9 जिलों में यह मतदान सुबह 7 बजे से जारी है और शाम 6 बजे तक इसके लिए वोट डाले जाएंगे। आज 7वां चरण का चुनाव लगातार जारी है। नमस्कार। उत्तर प्रदेश मतदान 7 बजे प्रारंभ हो गया है और सभी जगह मॉक पोल हो गया है और मैं और मेरे जो काउंटर पार्ट है एसपी साहब, हम साथ में भ्रमण कर रहे हैं। हमने यहाँ अभी जो एएस जुबली इंटर कॉलेज है यहाँ पर देखा है और पीसफुली मतदान चल रहा है और कुछ लोगों ने यहाँ पर मतदान भी कर दिया। तो जिलाधिकारी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मतदान स्थल का निरीक्षण किया है,
सभी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चल रही हैं। डीएम और एसपी ने मतदान स्थल का माफ कीजिएगा निरीक्षण किया है। सुरक्षा व्यवस्था किस तरह की है उसको लेकर भी निरीक्षण किया है। तो लगातार 7वें चरण का जो मतदान है वो जारी है और इसी पर आज दिन भर के न्यूज पर इसकी महा कवरेज लगातार जारी रहेगी। और आपको बता दें कि हमारे साथ इस पर चर्चा करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार रणविजय सिंह जी जुड़ गए हैं। उनसे चर्चा करेंगे, आगे बढ़ाएंगे किस तरह से जनता का मूड क्या है। लेकिन फिलहाल यहां पर रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। सोचिए मत, मेरी और पूरे हिंदुस्तान की तरह आप भी समर कूलर और होम अप्लायंसेस लीजिए और बेफिक्र हो जाएगी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस बीच जौनपुर के मछली शहर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको आ रही है। बता दें कि जौनपुर में मछली शहर में विधानसभा में ईवीएम खराब होने की खबर सामने आ रही है। जौनपुर से ये खबर ईवीएम खराब हो गई है। जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक तत्काल मतदान केंद्र पर पहुंचे हैं। जौनपुर के मछली शहर से ये खबर सामने आ रही है। ईवीएम को जिलाधिकारी ने सही कराया है और मछली शहर विधानसभा में ईवीएम खराब होने की खबर सामने आ रही है। तो लगातार इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं ईवीएम खराब होने की, और इसको लेकर जो है वो लगातार अधिकारी निरीक्षण भी कर रहे हैं। और जिलाधिकारी ने जिस तरह से कहा है, जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक तत्काल मतदान केंद्र पर पहुंचे हैं। उसी खबर पर हमारे साथ अजीत गिरी हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। अजीत, क्या जानकारी आ रही है इस पूरी खबर को लेकर? मैं आपको बताना चाहूंगा, जनपद जौनपुर के मछली शहर विधानसभा में ईवीएम खराब होने की सूचना तत्काल मिली थी। जैसे जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा, पुलिस अधीक्षक अजय साहनी को मिली, तत्काल मौके पर पहुंचकर ईवीएम को ठीक कराया गया। और कुछ लोग जो अराजक तक हैं कि भ्रामक खबरें फैला रहे हैं, उन पर भी सख्त उन्होंने बयान में कहा जिलाधिकारी ने कि इस तरह की भ्रामक खबरें ना फैलाएं, नहीं उनके खिलाफ भी कठिन से कठिन कार्रवाई की जाएगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया अजीत इस पूरी जानकारी के लिए। तो भ्रामक खबरें भी लोग फैला रहे हैं, ये भी जानकारी दे रहे थे हमारे संवाददाता अजीत गिरी जौनपुर से। तो ये मछली शहर विधानसभा में ईवीएम खराब होने की खबर सामने आ रही है। तो 7वें चरण का मतदान लगातार जारी है और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रणविजय सिंह जी जुड़े हुए हैं। रणविजय जी, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका के न्यूज पर। और 7वें चरण का मतदान लगातार जारी है और इससे पहले अभी कुछ देर पहले आपने देखा कि सीएम योगी आदित्यनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करते हुए नजर आए। साथ ही उन्होंने एक अपील भी की है वीडियो के माध्यम से। उन्होंने कहा कि सुरक्षा के नाम पर हम वोट नहीं मांगते, ये तो सरकार का धर्म है, कर्तव्य है। इसके जरिए क्या संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ? देखिए, पूरे चुनाव में जी, अब तो आज चुनाव समाप्ति पर हो जाएगा शाम को जी, उनको एक चुनाव में विरोधियों से और वो जिस तरह से अपना चुनावी भाषण करते थे सब, वो उनको बुलडोजर बाबा करने लगे हैं जी। उनकी रैलियों में बुलडोजर तक आने लगे। आज वो कह रहे हैं कि तो सरकार का काम है लॉ एंड ऑर्डर देखना। ये क्या है, कोई सरकार होगी करेगी? ये उनके जो बदलते हुए बयान है, ये उनकी दृढ़ता को कहीं न कहीं से कमजोर प्रदर्शित करते हैं जी। ये सबसे बड़ा सवाल है। दूसरे जो मेरा कहना है कि जो ये 7वां चरण है, मैं आपके चैनल पर कल भी बातें बोला था, ये जातियों का प्रयोगशाला, युवा बेरोजगारों का या छात्रों का ये यहाँ ज्यादा संगम है। क्योंकि
यहाँ जो है BHU है जी, यहीं के लड़के इलाहाबाद जाते हैं जी, और इलाहाबाद में जो गति हुई है बच्चों की, जो बेंत पड़े हैं, जो वो उन्हें याद है, उनका गुस्सा है। BHU में जिस तरह से हुआ उसको लेके जो आंदोलित रहे हैं छात्र, उनकी नाराजगी है। हमारे पास तो ये भी जानकारी है कि इलाहाबाद में जितने भी डेलीगेसी थी में छात्र रहते थे, सब जो पूर्वांचल के थे, सब जहां आज मतदान होना, वो सारे बच्चे अपना बंद करके चले आए टिकट करा। जी, क्यों आए? इसलिए कि उनके मन में जो उनके एस्पिरेशन है, जिस तरह से परीक्षाएं की डेट्स निकली, परीक्षाओं की में किसी न किसी तरह से व्यवधान लगा के पूरा 5 साल जिस तरह से निकाला गया है, जिस तरह से जो तदर्थ शिक्षक जो है वो आंदोलित है, तो ये गुस्सा और लोगों के अंदर जो दबी हुई उनकी जो एस्पिरेशन है, वो उसके अगेंस्ट अगर ये वोट होता है, जो उनकी चुप्पी है वो यही बताती है कि प्रतिक्रिया कम, मताधिकार में वो अपना रोष दिखाएं। ठीक है इतना सर, नहीं है। माफी के साथ सर आपको रोकना चाहूंगा। इसी बीच खबर सामने आ रही है, वापस लौटेंगे सर आपके पास। चंदौली की चकिया विधानसभा से खबर आ रही है। आपको बता दें कि चंदौली की चकिया में ईवीएम खराब होने की खबर सामने आ रही है। चंदौली से ये खबर, सैयद राजा विधानसभा में भी ईवीएम खराब होने की जानकारी सामने आ रही है। तो लगातार ईवीएम खराब होने की खबरें सामने आ रही है। 7वें चरण में भी ये ईवीएम खराब होने का जो सिलसिला है लगातार जारी है। और इससे पहले तमाम दावे किए जाते हैं कि चुनाव की जो तैयारियां हैं वो शुरू हो गई है, लेकिन ईवीएम खराब होने की खबरें लगातार सामने आ रही है। हालांकि मतदान प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है। चंदौली चकिया विधानसभा में ईवीएम खराब होने की खबर सामने आ रही है और सैयद राजा विधानसभा में भी ईवीएम खराब होने की खबर सामने आ रही है। तो ईवीएम मशीन को बदलकर मतदान शुरू हो गया है, लेकिन उससे पहले ईवीएम खराब हो गई थी। मतदान दोबारा से शुरू हो गया है, लेकिन मतदाताओं को कहीं ना कहीं परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ईवीएम खराब होने के चलते लंबी लंबी लाइनों में लगकर इंतजार करना पड़ता है और मशीन बदलने में जितना समय लगता है उस दौरान मतदाताओं को इंतजार करना पड़ता है। तो चंदौली से यह खबर हम आपको बता रहे हैं। सैयद राजा विधानसभा में भी ईवीएम खराब होने की खबर सामने आई है। चंदौली की चकिया विधानसभा में ईवीएम खराब होने की खबर सामने आई है और ईवीएम मशीन को बदल दिया गया है और मतदान दोबारा से शुरू हो गया। और इसी खबर पर हमारे साथ अश्विनी मिश्रा हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। अश्विनी, इस पूरी खबर पर क्या अपडेट है? जो बताना चाहेंगे कि चकिया विधानसभा में, चकिया कस्बा में कन्या विद्यालय पर एक ईवीएम खराब हो चुकी थी। वहीं सैदराजा विधानसभा में स्थानीय कस्बा में नेशनल इंटर कॉलेज पर भी एक ईवीएम खराब हो गई थी। दोनों ईवीएमओ को बदल करके वहां मतदान सुचारू रूप से चालू कर दिया गया है। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इस अश्विनी मिश्रा इस तमाम जानकारी के लिए। तो ईवीएम मशीन जो है वो खराब हो गई थी अब, लेकिन खबर जो आ रही है कि उनको बदलकर मतदान की प्रक्रिया दोबारा से शुरू हो गई है। तो ईवीएम खराब होने की खबरें लगातार सामने आ रही है। 7वें चरण का मतदान लगातार जारी है और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रणविजय सिंह जी जुड़े हुए हैं, उनसे बात करेंगे। लेकिन फिलहाल यहां पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। पहाड़ की जनता ने किसे चुना, किसकी बनेगी सरकार, उत्तराखंड का अगला सीएम कौन? देखिए पीपल्स पल्स और के न्यूज का सबसे बड़ा और विश्वसनीय एग्जिट पोल। उत्तराखंड का किंग कौन? 7 मार्च को शाम 5 बजे से देश के जाने माने विशेषज्ञों के साथ 5 राज्य, 690 सीटें और सैकड़ों उम्मीदवार। कौन बनेगा किंग, किसे मिलेगी हार? राज्यों के चुनावी महासंग्राम में जनता ने बनाई किसकी सरकार? देखिए पीपुल्स पल्स और के न्यूज का
सबसे बड़ा और विश्वसनीय एग्जिट पोल, राज्यों का किंग कौन, 7 मार्च को शाम 5 बजे से देश के जाने माने विशेषज्ञों के साथ। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। सोचिए मत, मेरी और पूरे हिंदुस्तान की तरह आप भी समर कूल कूलर और होम अप्लायंसेस लीजिए और बेफिक्र हो जाइए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो 7वें चरण का मतदान लगातार जारी है। इसी बीच अखिलेश यादव का ट्वीट सामने आया है। आपको बता दें कि अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने वोट की अपील की है मतदाताओं से। ट्वीट कर उन्होंने मतदाताओं से वोट की अपील की है। नव शुभारंभ के लिए 7वें व अंतिम चरण में वोट जरूर डालें, ये अखिलेश यादव का कहना है। जितना अधिक मतदान होगा उतना अधिक लोकतंत्र बलवान होगा, ये अखिलेश यादव का कहना है। तो ट्वीट के जरिए मतदाताओं से वोट की अपील, ये ट्वीट आपके सामने। अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी के मुखिया, उन्होंने ट्वीट किया है, नव शुभारंभ के लिए आज 7वें और अंतिम चरण में अपना वोट अवश्य डालें। साथ ही अन्य मतदाताओं को भी अपने अपने मताधिकार के सदुपयोग के लिए प्रेरित करें। जितना अधिक मतदान होगा लोकतंत्र उतना अधिक बलवान होगा, यह अखिलेश यादव का कहना है। और इसी बीच मायावती ने भी ट्वीट किया है, उनका भी ट्वीट सामने आ गया है 7वें चरण को। और आपको बता दें कि बसपा सुप्रीमो मायावती का ट्वीट सामने आया है और उन्होंने मतदान में वोटरों की भारी भागीदारी जरूरी है, ये कहना है उनका। आपके वोट की ताकत से छलावा व वादा खिलाफी से मिलेगी मुक्ति। बहुजन समाज पार्टी की मुखिया के मायावती का ये ट्वीट सामने आया है, जिसमें इस सबका हित सुरक्षित होगा, तमाम बातें कहती हुई बसपा सुप्रीमो मायावती, उन्होंने ट्वीट किया है। तो 7वें चरण का मतदान शुरू हो चुका है और तमाम जो राजनीतिक दलों के मुखिया हैं उनका ट्वीट सामने आया है। ये मायावती ने ट्वीट किया है। देखिए, काफ़ी लंबा ट्वीट है और कई बातें उन्होंने लिखी हैं। जातिवादी, सांप्रदायिक, संकीर्ण, द्वेषपूर्ण व अहंकारी सोच को काम करने वाली सरकार से मुक्ति मिल सके, ये बातें और इस बीच पूर्व सांसद धनंजय सिंह अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पहुंचे हुए हैं। तस्वीरें देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं। ये पूर्व सांसद धनंजय सिंह अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पहुंचे हैं। 7वें चरण का मतदान आखिरी चरण है उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों का, और तमाम जो दिग्गज हैं वो मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पहुंचे हुए हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं पूर्व सांसद धनंजय सिंह। पर्व है ये, और देश के सबसे बड़े राज्य में सरकार बनाने के लिए वोटिंग की जा रही है और लास्ट फेज का मतदान है। आज मतदान समाप्त हो जाएगा और यहाँ पर लोग अति उत्साह में मतदान कर रहे हैं अधिक से अधिक, और आपके माध्यम से हम अपील करेंगे कि लोग शांतिपूर्ण तरीके से और अधिक से अधिक मतदान करें। सर, इस बार यूपी में स्पेशली देखा गया कि ईच एंड एवरी फेज में वुमेन वोटर्स का टर्नअप बहुत अच्छे रहे हैं। वुमेन वोटर्स बाहर आ रहे हैं और आके वोट कर रहे हैं, तो इसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? नहीं, वुमेन वोटर हमेशा टर्नअप अच्छा रहा है, और हमारे अपनी पर्टिकुलर हम अपने जौनपुर में भी देखते हैं, मल्हनी में देखते हैं, लास्ट टाइम भी वुमेन टर्नअप अच्छा रहा। वुमेन और मेल में 10% का अंतर था। तो ज़्यादा करके होता क्या, हमारे यहाँ जो माइग्रेशन है, जो लोग जाके बाहर सर्विसेज में हैं या नौकरियाँ करने गए, उनकी पत्नियाँ, महिलाएं घर ही पे रहती हैं और पुरुष कम हैं। तो इसकी वजह से महिलाओं का टर्नअप भी एक ज़्यादा रहता है, ख़ासतौर से
हमारे यहाँ ईस्टर्न यूपी इस तरफ। सर आखिरी सवाल सर, जैसे कि अगर आप जीत जाते हैं तो यहाँ के लोग सबसे पहले क्या क्या कौन सी चीज़ को एक्सेप्ट कर सकते हैं आपके साथ? लोकल बहुत इशू, ड्रिंकिंग वाटर की यहाँ बहुत प्रॉब्लम है फ्रॉम लास्ट 10 ईयर्स से। बहुत रोड्स बहुत ख़राब हैं यहाँ पे, और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो यहाँ कर हेल्थ को लेके बहुत डिटोरेशन हुआ है। तो बहुत सी चीज़ों को सुधार, जो लोकल इश्यूज़ हैं यहाँ पे, चुनाव लोकल इश्यूज़ पे ही हैं, कोई नेशनल इशू या स्टेट इश्यूज़ नहीं है। तो पूर्व सांसद धनंजय सिंह को सुन रहे थे आप। लगातार 7वें चरण का मतदान जो है वो जारी है, उसी बीच कई जो राजनीतिक दिग्गज हैं वो अपने मताधिकार का प्रयोग लगातार कर रहे हैं। ये महा कवरेज लगातार जारी है। फिलहाल यहाँ पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। आज नए भारत की प्रगति देश के कोने कोने को छू रही है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस प्रगति को गति कहां से मिल रही है? ये आपका आयकर ही है जो इस प्रगति को नई ऊर्जा प्रदान कर रहा है और विकास की विभिन्न योजनाओं को सार्थक बना रहा है। तो आगे बढ़िए और अपनी जिम्मेदारी निभाइए। निर्धारण वर्ष 2021-22 की अपनी आयकर रिटर्न 15 मार्च तक फाइल कीजिए। याद रखें, उन सभी करदाताओं को जिनके खातों का ऑडिट अनिवार्य है, निर्धारण वर्ष 2021-22 की अपनी टैक्स रिटर्न 15 मार्च 2022 तक फाइल करनी होगी। ड्यू डेट तक टैक्स रिटर्न फाइल न करने पर आपको ब्याज और जुर्माना लग सकता है तथा कोई भी अनएडजस्टेड बिजनेस लॉस या कैपिटल लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। अधिक जानकारी के लिए www.incometax.gov.in पर लॉग ऑन करें। प्रत्येक आयकरदाता एक राष्ट्र निर्माता। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की जमीन पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। सोचिए मत, मेरी और पूरे हिंदुस्तान की तरह आप भी समर कूलर और होम अप्लायंसेस लीजिए और बेफिक्र हो जाएगी। स्वाद नहीं मिलता, बहाने भाई करता है, भरा हुआ टिफिन वापस घर आता है। उसी चावल को गोल्डी मसाले के साथ बनाया है। गोल्डी हिंग का तड़का लगे, खाने का स्वाद खिलने लगे। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान, कण में जान, गोल्डी हिंग। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। 7वें चरण का मतदान लगातार जारी है। इसी बीच आपको तस्वीरें दिखाते हैं कि ये देखिए कंट्रोल रूम लखनऊ से ये तस्वीरें, जहां पर 7वें चरण का मतदान जिस तरह से लगातार चल रहा है उसकी निगरानी की जा रही है। ये कंट्रोल रूम की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और तमाम जो टीम है वो यहाँ पर बैठी हुई, आला अधिकारी बैठे हुए हैं। तो कंट्रोल रूम के माध्यम से नजर रखी जा रही है क्योंकि 7वें चरण का मतदान लगातार जारी है। तो ये तस्वीरें आपने देखी 7वें चरण के मतदान पर निगरानी रखने के लिए कंट्रोल रूम से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे। और अब वापस लौटते हैं, रणविजय सिंह जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, जिस तरह से आपने कहा कि जातियों का एक तरह से इस 7वें चरण में बोलबाला है और 7वें चरण में जातियों की अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी इस बार अगर देखा जाए तो जो ओबीसी वर्ग है उसको लुभाने की पूरी कोशिश की, साथ में अगर एससी वर्ग को भी देखा जाए तो उसको भी लुभाने की बहुत कोशिश की। क्या ओबीसी और एससी वर्ग भारतीय जनता पार्टी को वोट देगा? देखिए, ये तो हम कोई वो नहीं है कि ज्योतिषी के ये बता पाए, लेकिन कुछ परिस्थितियों का हम आपके सामने जिक्र करना चाहते हैं। उससे हमको आपको कुछ समझने में और आपके दर्शकों को भी समझने में थोड़ा आसानी हो। ये एरिया जो है, यहाँ देखिए कि जो एक तो गरीब है, मुफलिसी है, यहाँ आदिवासी कोलभील हैं, ये बाहुबली के अलावा आदिवासी और लोग का यहाँ क्षेत्र है। नक्सली यहाँ इसीलिए हैं, उनको तरह तरह के
जो भी सरकारें होती हैं उनसे उनके अपने सवाल होते हैं। जी मैं जो चीज आपको से जो आपने सवाल सर माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगा। नीलकंठ तिवारी क्या कुछ कह रहे हैं, एक बार सुन लेते हैं। उत्तर प्रदेश वासियों से, काशी वासियों से, दक्षिणी विधानसभा के सम्मानित मतदाताओं से आग्रह है। मैं उसी क्रम में निकला भी हूं और अभी अपने मतदान केंद्र से मतदान करने के बाद इस समय जैतपुरा में मैं हूं। जैतपुरा के लोगों से यही अपील भी कर रहा हूं और लगातार मैं अपने विधानसभा क्षेत्र में भ्रमण कर रहा हूं। इस बार जिस तरीके की तमाम सारी चीजें सपा भी कह रही है कि हम बड़े कॉन्फिडेंट हैं, हम जीतेंगे, अंतिम चरण का मतदान है। बस एक लाइन की बात जानिए, पूरा प्रदेश आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो कार्य किया गया है उस कार्य को लेकर के सभी लोग माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ हैं और आज भारी मात्रा में, भारी संख्या में मतदान के लिए घरों से निकल गए चुके हैं। अभी तक मैं 8-10 मतदान केंद्रों पर हो लिया। सभी मतदान केंद्रों पर जहां भी मैं जा रहा हूं लाइन लगी हुई है, अच्छी वोटिंग हो रही है और यह अपने आप में संकेत है कि सभी जनता, आम जनता आदरणीय योगी जी के प्रति, उनके कार्यों के प्रति, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन प्रेरणा के से जो योगी जी ने कार्य किया है उसके प्रति बहुत सकारात्मक। आप धर्मांध मंत्री भी हैं, आपको क्या लगता है इस बार बीजेपी कितने पा जाएगी? 300 के अंदर रहेगी या 300 के ऊपर हो जाएगी? आदरणीय योगी जी ने अभी पिछले दिनों भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर आकर के बात कही थी कि 325 से हम ज्यादा पाएंगे। मेरा जो अनुभव है कि पिछली बार से ज्यादा सीट भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में पा रही है, क्योंकि मैं दक्षिणी विधानसभा को भी देख रहा हूं, अन्य विधानसभाओं को भी देख रहा हूं। अद्भुत उत्साह है और सभी लोग ज्यादा मतदान करके मार्जिन की लड़ाई चल रही है कि कितना ज्यादा मार्जिन कौन विधानसभा देगी। हमारे दक्षिणी विधानसभा के सम्मानित मतदाता, सम्मानित हमारे कार्यकर्ता सब इस भाव को लेकर के चल रहे हैं कि जो पिछली बार की मार्जिन थी उसको तिगुना करना है। यह भाव हर विधानसभा में पूरे प्रदेश में देखने को मिली, क्योंकि आदरणीय योगी जी ने, माननीय प्रधानमंत्री। तो नीलकंठ तिवारी को सुन रहे थे आप, जिस तरह से वो कहते हैं। और वापस आते हैं रणविजय सर आपके पास, आप अपनी बात पूरी करिए सर। बात आगे बढ़ा रहा था कि देखिए ये गरीबी, मुफलिसी जातीय प्रयोगशाला है ही, लेकिन ये गरीबी मुफलिसी का है एरिया है जी। एक चीज जो बहुत जोर शोर से उठाया गया है लाभार्थी वर्ग का जी, उसको आप समझिए कि ऐसी बात क्यों उठाई गई है। इसलिए कि ये जो 9 जिलों के जो सीटें हैं जी 54, इन पर जो लघु और सीमांत किसान हैं उनकी संख्या आंकड़ों के हिसाब से लगभग 36 लाख के करीब बैठती है जी। अब जिनको किसान सम्मान निधि मिलती है और गरीबी के कारण इस आर्थिक रूप पर जो टूटे हुए हैं, इसलिए यहाँ पर लोगों को जो लाभार्थी वर्ग की संज्ञा दी गई है, जिसमें नमक खाने और उसको अदा करने से लेकर के गिनाया जा रहा है कि भाई हमने ये किया तो आप हमको हमसे एहसान फरामोशी कैसे कर सकते हैं जी। तो अभी सवाल जनता इतनी मूर्ख नहीं है, क्योंकि वो ये वो क्षेत्र है जी जहां पर इक्का दुक्का छोड़ करके उद्योग है नहीं जी। हथकरघा उद्योग था वो खत्म हो गया जी, बिल्कुल सर। कालीन था और बनारसी साड़ी, उसकी वो दुर्गति सबको पता है, तकनीक ने मार दिया है। लेकिन सर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने राशन को लेकर, आपने देखा राशन जो है वो वितरण को लेकर लगातार अपनी पीठ थपथपाती आई है और राशन का कहीं ना कहीं इफेक्ट भी है, क्योंकि अखिलेश यादव ने भी वादा कर दिया है कि 5 साल तक वो राशन फ्री देंगे अगर उनकी सरकार बनती है। इसके अलावा उन्होंने कई और चीजें भी राशन के साथ साथ उसमें जोड़ी हैं, जैसे कि आपने जिक्र भी किया। तो सर कहीं ना कहीं ये जो निम्न वर्ग है इसको लुभाने के लिए राशन का सहारा तो भारतीय जनता पार्टी ने लिया, लेकिन इसका इफेक्ट भी पड़ा है, क्योंकि अखिलेश यादव ने भी अब ऐलान कर दिया है कि अगर 5 साल सरकार बनती है तो 5 साल तक राशन फ्री दिया जाएगा। कह रहा हूं ना जी कि ये वो क्षेत्र है, बहुत सारे क्षेत्र इसमें, मिर्जापुर है, सोनभद्र है, इसके इधर जो है वहाँ घोर गरीबी है। लोग यहाँ से यहाँ प्रवासी मजदूरों की संख्या बहुत है। लेकिन सवाल, जैसे मैं अपनी बात बढ़ा रहा था कि
युवा बहुत हैं जो अपने भविष्य को, अपनी इंस्पिरेशन के लिए, चाहे वो काशी हिंदू विश्वविद्यालय हो, संस्कृत विश्वविद्यालय हो, चाहे वो इलाहाबाद हो, जो जिस स्तर का है पढ़ने जाता है। ये दोनों जगह के जो बच्चों के साथ हुआ है वो है। कोरोना काल में जिस तरह से प्रवासी मजदूरों के साथ हुआ है वो है। उनको कितनी मुसीबतें झेलनी पड़ी हैं, आने के बाद काम नहीं है, उनको पूरा काम नहीं मिल रहा है। इतना ही नहीं, किसान सम्मान निधि का जो जोर शोर से हो रहा है वो सरकारी आंकड़ों के हिसाब से तो जो लघु सीमांत किसान को सरकार 2000 रुपया दे रही थी उसका 20% नहीं मिला, लेकिन अनधिकृत आंकड़ों के अनुसार से है कि ये लगभग 30-32% किसानों के यहाँ सम्मान निधि पहुंची नहीं है जी। उसको लेकर के भी आक्रोश है। प्रवासी मजदूरों का भी आक्रोश है जी। जो लोग बेरोजगार हैं, नौकरियां नहीं निकली, वो लड़के हैं। रेलवे भर्ती में जिस तरह से लड़के पीटे गए हैं जी, वो तो ताजी ताजी घटना है, उसका दर्द उनको अभी नहीं भूला है। तो ये सारे सवालों के बीच गुस्सा है, एस्पिरेशन है और निराशा है सरकार से। ऐसे में कितना मतदान होता है, कितना गुस्सा मतपेटियों के भीतर लोग भरते हैं। वहां पर लोगों का जो बातचीत से हम लोगों के पास जो एक फीडबैक आया है वो ये है कि उनको सरकार से गुस्सा है जी, और सरकार के विकल्प के तौर पर जो अवेलेबल है और उसमें जिस पर परिवर्तन की संभावनाएं प्रचंड दिखती हो, जिसके इर्द गिर्द लोग उसको वोट दे रहे हैं कि अभी पहले इससे मुक्ति लो, फिर जाकर देखेंगे कि आगे क्या होता है जी, सबक दो। तो अब ये सबक का है। जिस तरह से प्रधानमंत्री वहां कैंप किए जी, उस तरह से आपको ये समझ लेना चाहिए कि क्या है। जी बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं चुनौतियां तो हैं सर। जी रणविजय सर, वापस आऊंगा आपके पास। और जिस तरह से 7वें चरण का मतदान जारी है, रणविजय सर भी समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से कहीं ना कहीं लोगों में गुस्सा है, क्योंकि तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर जो है वो लगातार सवाल उठते रहे हैं। और फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, लेकिन ब्रेक के बाद ये जानने की कोशिश करेंगे कि बाहुबलियों का जिस तरह से वर्चस्व रहा है पूर्वांचल में, और इस चरण में यानी कि 7वें चरण में ये बाहुबली क्या प्रभाव डालेंगे। यहां पर रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। पहाड़ की जनता ने किसे चुना, किसकी सरकार बन रही है, उत्तराखंड का अगला सीएम कौन। देखिए पीपल्स पल्स और के न्यूज का सबसे बड़ा और विश्वसनीय एग्जिट पोल, उत्तराखंड का किंग कौन। 7 मार्च को शाम 5 बजे से देश के जाने माने विशेषज्ञों के साथ। सोचिए मत, मेरी और पूरे हिंदुस्तान की तरह आप भी समर कूलर और होम अप्लायंसेस लीजिए और बेफिक्र हो जाएगी। Yes! Yes, yes, yes. In your face, loser. See you in soccer. जी हाँ, प्रेडिक्ट क्रिकेट एंड फुटबॉल रिजल्ट्स एंड विन कैश ओनली ऑन Sky 247 एनीवेयर एनी टाइम 24/7 एंटरटेनमेंट ओनली ऑन Sky 247. Asshole. Download the Sky 247 app today. This game involves an element of financial risk and may be addictive. Please play responsibly at your own risk. सुबह के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी।
7 मार्च पिक्चर साफ। योगी या अखिलेश, क्या है यूपी का जनादेश? कौन बनेगा सुल्तान, किसके हाथ होगी कमान? सबसे पहले सबसे सटीक 7 मार्च शाम 5 बजे से देखिए पीपल्स पल्स और के न्यूज का सबसे बड़ा और विश्वसनीय एग्जिट पोल। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। यूपी के रण के आखिरी चरण पर लगातार हम चर्चा कर रहे हैं और हमारे साथ रणविजय सिंह जी, वरिष्ठ पत्रकार, लगातार जुड़े हुए हैं। रणविजय सर, वापस आपके पास आते हैं। जिस तरह से कहा जाए कि पूर्वांचल में बाहुबलियों का वर्चस्व रहा है, सर इस बार 7वें चरण में किस तरह का प्रभाव डालेंगे ये बाहुबली? देखिए, बाहुबली की अपनी संस्कृति है, उनके वो जो माफिया है उनका अपना एक अलग साम्राज्य है जी। और वो अपने हिसाब से डरा धमका कर जो है तो अपना हित साधन का काम करते हैं जी। लेकिन सवाल ये है कि जो पिक एंड चूज है, कुछ बाहुबलियों का तो मनोबल गिर गया, सरकार ने उनको अपने जद में लिया तो वो अपनी औकात में आ गए। लेकिन कुछ जो खुलेआम जिनको सत्ता का कहिए तो प्रत्यक्ष रूप से संरक्षण प्राप्त है जी। वो निश्चित तौर पर प्रभावित करेंगे। लेकिन इस बार एक खास चुनाव में चीज देखने को मिली है कि वो कितना भी डरा धमका रहे हैं, लेकिन जो जातीय समीकरण है, जो जातीय वोट बैंक है, वो क्योंकि मतदाता बहुत मुखर नहीं हो रहा है, इसलिए यह बात की धारणा प्रबल हो रही है कि जो जातीय गठजोड़ है वो इस बार इनके भी खिलाफ या समर्थन में उसी हिसाब से अपना आचरण करेगा और उनको उसी तरह का सबक भी देगा। जी बिल्कुल। और सर कहीं ना कहीं ये जो खबरें आ रही थी कि जो मऊ में जिस तरह से एक वीडियो वायरल हुआ था मुख्तार अंसारी के बेटे का, और उसको लेकर कहा जा रहा था कि जो लोग हैं उनके ही जो समर्थक हैं वो भी कहीं ना कहीं उनका खुलकर प्रचार प्रसार नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उनको डर है कि अगर सरकार वापस आती है योगी आदित्यनाथ की तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी और फिर उनका नाम भी इनके साथ जोड़कर देखा जाएगा। वो जिस तरह की कार्रवाई हुई है उन लोगों के उनके खिलाफ, मुख्तार अंसारी के खिलाफ, उससे तो निश्चित तौर पर लोग अपने को दूरी बना के रखेंगे। लेकिन इनका तंत्र जो है वो बड़ा लंबा होता है जी। इसलिए इनका पेनिट्रेशन जनता के बीच में दूसरे ढंग से करते हैं, छुप छुप के करते हैं जी, साइलेंट करते हैं। लेकिन इसीलिए मैंने कहा कि जो जाति वहां का जातीय समीकरण इस तरह से है जी कि वो परिस्थितियां उस बाहुबली के बेटे के पक्ष में चली ही जा रही हैं। अगर जातीय समीकरण ने इस चुनाव में अपना अहम रोल अदा किया जी तो अभी स्थिति जो है वो उसके हिसाब से, गणना के हिसाब से तो ठीक दिखती है जी। सर जी बिल्कुल सर। और कहा जाए कि 7वें चरण में 7 मंत्रियों की भी प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। कल अभी हमने इस पर चर्चा की, लेकिन 7 मंत्रियों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। भारतीय जनता पार्टी ने इन पर फिर से भरोसा जताया है, और आखिर क्या वजह है और इन पर भरोसा जताया? दूसरी बात यह है कि क्या ये जो 7 मंत्री है ये एक बार फिर से 7वें चरण में जो एक मैजिक है वो बरकरार रख पाएंगे? देखिए, ये तो आपको ये समझना पड़ेगा जी कि जैसे हमने इन सारे सवाल को बताया, वैसे में ये मंत्री तो बाद में बने ना, पहले तो विधायक थे जी। इसमें से जिस मंत्री ने माफी मांगा वो तो
पूरे 5 साल के कार्यकाल में गायबे रहा, जनता से मिला ही नहीं, नंबर 1। नंबर 2, इस सरकार में जिस तरह से ब्यूरोक्रेसी हावी थी, जिलाधिकारी एसपी से लेके थानेदार तक जिस तरह से विधायकों की नहीं सुनते थे, मंत्रियों को उतनी तरजीह नहीं देते थे, जिसके नाते उनके सामने तो और भी जटिल समस्या है क्योंकि जनता ये समझती कि भाई आप विधायक ही नहीं, आप मंत्री हैं, और मंत्री हैं तो आपसे तो आपके लिए हमने जान दिया है तो आप हमारे लिए तो कुछ करेंगे। और पता चला कि मंत्री जी आश्वासन के अलावा या मुंह छिपाने के अलावा कोई काम ही नहीं किए, तो उनके खिलाफ तो स्वस्फूर्त लोगों की नाराजगी बढ़ गई। तो आप देखिए जो इन चरणों में, पिछले चरण में जो मतदान कम हुआ है वो बीजेपी के कट्टर समर्थकों का घर से न निकालना, निराशा, उनकी कुंठा, उनका अपमान, थानों में उनकी बेइज्जती हुई, ब्लॉक पर उनका बेइज्जती हुआ, नरलेख। अच्छा, गांव में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है प्रधान, गांव में सबसे महत्वपूर्ण होता है लेखपाल, ब्लॉक, अब वहां उसकी सुनाई नहीं हो रही है और अकूत भ्रष्टाचार। भले ही ऊपर से कोई कहे कि इस शासनकाल में कुछ भ्रष्टाचार नहीं था, लेकिन अकूत भ्रष्टाचार था। और जिसके नाते जब जनता अपने एक काम के लिए भी, अगर वो छोटे छोटे काम के लिए मंत्री से या विधायक से मदद नहीं पाएगी और पैसा दे के काम कराना पड़ेगा, तो निश्चित तौर पर उनकी आस्था टूट जाएगी। ये मेरा कहना। जी बिल्कुल ठीक है सर, चर्चा जो है वो लगातार जारी रखेंगे। फिलहाल यहाँ पर आज जिस तरह से आपने कहा कि कहीं ना कहीं लोगों में गुस्सा निश्चित तौर पर बना हुआ है, तो चर्चा जारी रहेगी और भी कई सवाल हैं जिनका सवाल जवाब जो है वो जानने की कोशिश करेंगे रणविजय सिंह जी से। लेकिन फिलहाल यहाँ पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सोचिए मत, मेरी और पूरे हिंदुस्तान की तरह आप भी समर कूलर और होम अप्लायंसेस लीजिए और बेफिक्र हो जाएगी। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। 5 राज्य, 690 सीटें और सैकड़ों उम्मीदवार। कौन बनेगा किंग, किसे मिलेगी हार? राज्यों के चुनावी महासंग्राम में जनता ने बनाई किसकी सरकार? देखिए पीपुल्स पल्स और के न्यूज का सबसे बड़ा और विश्वसनीय एग्जिट पोल, राज्यों का किंग कौन? 7 मार्च को शाम 5 बजे से देश के जाने माने विशेषज्ञों के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। 7वें चरण की बात करेंगे, लेकिन इस बीच लखीमपुर से खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि लखीमपुर से खाई में पलटी है कार, यह खबर सामने आ रही है लखीमपुर खीरी से। तो खाई में कार पलटने की खबर सामने आ रही है और 2 सगे भाइयों सहित 4 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। तो ये दर्दनाक हादसा लखीमपुर खीरी से, यह खबर 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। लखीमपुर खीरी में खाई में पलट गई है कार, जिसके बाद 4 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। 2 की मौके पर ही मौत हो गई और 2 लोगों ने रास्ते में दम तोड़ा है। लखीमपुर खीरी में यह दर्दनाक हादसा हुआ है और खाई में चूंकि पानी भरा था उसमें कार पलट गई और जिसके बाद 4 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। और इसी खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता आमिर रजा जुड़ गए हैं। आमिर, क्या जानकारी आ रही है जो दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है? सड़क
रास्ता थाना फरदान क्षेत्र के ग्राम औदराहाना के पास हुआ है, जहां पर एक खाई थी, खाई में पानी भरा था, जहां पर कार अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें 5 लोग सवार थे। 2 लोग तो वहीं पर मौत हो गई। जब तक उनको निकाला, ग्रामीणों ने आवाज सुनकर जब वहां पहुंचे, जब तक निकाला उनको 2 लोगों की मौत हो गई। मौके पर 2 लोगों को आनंद फानंद में जिला अस्पताल रेफर किया गया, तो रास्ते में एक की मौत हो गई। उसके बाद चौथे को लखनऊ रेफर किया गया, तो उसकी रास्ते में मौत हो गई। तो 4 लोगों की मौत हो गई। मरने वाले में 2 सगे भाई हैं। बताते हैं कि अपने गांव से गोला जा रहे थे, किसी रिश्तेदारी में, किसी फंक्शन में वहां जा रहे थे, रास्ते में ये दुर्घटना हुई है। जी, तो इस दुर्घटना का क्या कारण आखिर नजर आ रहा है आमिर, क्या जानकारी आ रही है इसको लेकर? देखिए, घटना के कारणों का अभी तक पता नहीं चल सका, क्योंकि सड़क जो जा रहे थे तो नहर पटरी के पास से ये रास्ता था, वहां पर जा रहे थे। किस तरीके से गाड़ी अनियंत्रित होकर वो पलट गई, इसका भी पता नहीं चल सका। पुलिस ने आनंद फानंद में मौके पर पहुंचकर गाड़ी को निकालने का प्रयास किया है, और जो घायल, एक उसमें घायल है जिसको लखीमपुर अस्पताल में भर्ती कराया गया, उसकी स्थिति जब ठीक होगी तभी ये पता चल सकेगा कि घटना किस कारण से हुई। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आमिर इस तमाम जानकारी के लिए। तो लखीमपुर खीरी से यह खबर, दर्दनाक हादसा, 4 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है लखीमपुर खीरी से। और सीधा वाराणसी चलते हैं, अजय राय क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सुन लेते हैं। अभी नहीं, इस नाते कि आपने व्यवस्था की नहीं, यहाँ छाया होना चाहिए था, कम से कम बाहर एक छाया होना चाहिए था, ऊपर एक पर्दा लगना चाहिए था। धूप में महिलाएं खड़ी हैं, बुजुर्ग लोग खड़े हैं, सब दिक्कतें आ रही हैं। दावा किया गया था मॉडल बूथ बनाए हैं कई जगह। अब कौन सा मॉडल बूथ है, आप देख लीजिए, हम लोग तो यहीं देते चले आ रहे हैं। देखिए स्थिति क्या है, अंदर जीर्ण शीर्ण स्थिति है, खड़े होने के मतलब ऊपर कम से कम छाया तक नहीं, इतने बड़े कड़े धूप में। मैं समझता हूं कि ये पूरी व्यवस्था ठीक नहीं चल रही है। ओवरऑल कांग्रेस की स्थिति पर कुछ बताइए। निश्चित तौर से कांग्रेस गिरीश जी मजबूती के साथ लड़ रही है, और कई सीट ऐसी है बनारस में जो हम जीत के देने जा रहे हैं, और मजबूती के साथ बनारस में अपनी उपस्थिति, पूर्वांचल में मजबूत स्थिति दर्ज कराने जा रहे हैं। क्या मुद्दे इस बार कांग्रेस के? मुद्दे सबसे बड़ी चीज़ है महंगाई है, बेरोजगारी है, जो स्थिति चल रही है, महंगाई लगातार भागते जा रही है। अभी देखिएगा आज 5 बजे के बाद, 6 बजे के बाद जहां पोलिंग खत्म हुआ, अब पेट्रोल से लेके डीजल से लेके गैस से लेके सारे दाम इतने भाग जाएंगे कि अकल्पनीय। आज $130 बैरल हो गया है क्रूड ऑयल। तो अब देखिए जिस तरीके से रोक नहीं पाएंगे ये चीज़ों को, ये केवल वोट लेने के लिए सारी चीज़ें हो रही हैं। मैं समझता हूं कि ये महंगाई भागते जा रही है, इस पर सरकार का कोई भी इस पर वो नहीं है, इसको रोक नहीं हो रही है, इस पर कोई वो नहीं हो रही, और बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। बाकी में बहुत बाधाएं खड़ी की गई। अब वो तो लगातार हमारा जन्म भी बाधाओं से हुआ है, तो बाधाओं से लड़ते लड़ते, संघर्ष करते करते आप सब लोगों के सहयोग से यहाँ आया हूँ, और जनता का प्यार मुझे लगातार मिल रहा है, और भारी प्रचंड बहुमत से चुनाव दर्ज हुआ। इस बार प्रचंड बहुमत आएगी। तो वाराणसी से प्रत्याशी है अजय राय, उनको सुन रहे थे आप, जिस तरह से वो बात करते हुए नजर आ रहे थे। और 7वें चरण का जो मतदान लगातार जारी है, उस पर चर्चा आगे बढ़ाएंगे। और हमारे साथ जनार्दन मिश्रा जी, वरिष्ठ पत्रकार, और नावेद शिकोह जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़ गए हैं। उनसे भी कई जो सवाल हैं उनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। जनार्दन मिश्रा जी, आपके पास आते हैं। सर, जिस तरह से इस बार महिलाओं का जो वोट प्रतिशत है वो काफ़ी बढ़ गया है, और महिलाएं जो है, क्या योगी सरकार के काम से खुश नजर आ रही हैं इसलिए वोट प्रतिशत बढ़ा है, या फिर नाराज नजर आ रही हैं इसलिए वोट प्रतिशत बढ़ा है? कांग्रेस पार्टी ने सबसे बड़ी कैंपेनिंग का और फोकस किया वो महिलाओं पर ही था। उन्होंने महिलाओं का एक आबादी का लगभग 50% है, उस पर उन्होंने फोकस किया, और 40% आरक्षण की बात कही। उन्होंने टिकट में भी उनको वरीयता दी, और महिलाओं ने इस बार ज्यादा सक्रिय भूमिका इस बार निभाई है, ऐसा हर जगह से रिपोर्ट आ रही है। और जैसा पश्चिम में कई जगह पर मैं स्वयं भी रहा, और जो वहां पर लोगों से बात हुई, तो महिलाएं जो कानून व्यवस्था का मुद्दा है उस पर ज्यादा वोट कर रही हैं। और पश्चिम में जिस तरह के एक वो सेट किया गया था कि भाजपा के विरोध में काफी वहां पर है, काफी चीजें गई हैं, तो महिलाओं ने इस चीज को रखा कि पहले कानून व्यवस्था से इस बार मतलब ये जो रिजीम है योगी आदित्यनाथ जी की, तो उसमें ज्यादा सुधार हुआ है। बाकी चीजें तो वहां के जो लोकल समीकरण थे, तो महिलाओं ने इस बार सक्रिय भूमिका अपने ही जो चीजें हैं जिनसे वो फेस करती थी, इस बार इसलिए उनकी सक्रिय भूमिका ज्यादा दिखाई देती है। जी बिल्कुल।
नावेद शिको जी आपके पास आते हैं सर। जिस तरह से 7 मंत्रियों की भी 7वें चरण में जो प्रतिष्ठा है वो दांव पर लगी हुई है, और इसके अलावा योगी आदित्यनाथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस 7वें चरण में खुलकर प्रचार करते हुए नजर आए हैं। तो सर ये 7 मंत्री, पीएम, सीएम, डिप्टी सीएम, ये तमाम जो एक कहा जाए कि जो पूरा काफिला है भारतीय जनता पार्टी का 7वें चरण को साधने में लग गया था, क्योंकि पिछली बार कहीं देखा जाए तो यहाँ से जिस तरह की जो एक लहर थी उसके बावजूद यहाँ से सीटें कम निकली थी। तो इस बार ज्यादा चुनाव प्रचार किया जा रहा है सर, आपका विश्लेषण क्या कहता है इसको लेकर? नवेद जी सर आपकी आवाज नहीं आ पा रही है, अपना ऑडियो अनम्यूट कर दीजिए। हाँ जी, अब आवाज आ रही होगी। हेलो जी, हाँ, बात पूरी। देखिए आपने जो सवाल किया है, मैं समझता हूं कि ये चुनाव का सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि ये सबसे बड़ी चुनौती भारतीय जनता पार्टी के लिए ये चुनाव इसलिए है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास बहुत कुछ है और बहुत कुछ खोने का डर है जी। क्योंकि भाजपा का इतना बड़ा जनाधार और प्रचंड बहुमत से जिस तरीके से विधानसभा और लोकसभा भाजपा जीती है, इसलिए उसके पास खोने का बहुत कुछ डर है। और उससे मुकाबले में जिस तरीके से समाजवादी पार्टी का गठबंधन सामने आया है, उसमें भी काफी मजबूत चीजें हैं, खासतौर पे जातिगत जो एक पूरी बिसात बिछाई है समाजवादी पार्टी ने, उसको देखते हुए भाजपा के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है। खासतौर से आज का जो फेस है, ये यहाँ सबकी प्रतिष्ठा दांव पे लगी है। खासतौर से प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी और कई मंत्री, इस बात में कोई शक नहीं है कि भाजपा चुनाव लड़ने की जो उसकी स्ट्रैटेजी होती है वो बहुत मजबूत होती है, मेहनत बहुत भाजपा की तरफ से होती है। बड़े से बड़ा शीर्ष नेता जो है वो बिल्कुल जमीनी तौर पर प्रचार करता है। ये सारी चीजें नजर आई इस फेज में भी, लेकिन ये भी इस बात को भी महसूस किया जा सकता है कि समाजवादी पार्टी का गठबंधन एक बड़ी चुनौती दे रहा है और सपा ने भी अपने जिस हिसाब से प्रत्याशी खड़े किए हैं, जिस तरीके से जातिगत गणित तय की है, उसको देखते हुए भाजपा उस काउंटर का मुकाबला करने के लिए बिल्कुल नवेद जी, बिल्कुल माफी के साथ सर आपको रोकना चाहूंगा। ब्रह्मदेव राम तिवारी जी जो है वो चुनाव अधिकारी क्या कुछ कह रहे हैं, एक बार सुन लेते हैं। आजमगढ़ जनपद में 8.08, भदोही में 7.43, चंदौली में 7.69, गाजीपुर में 7.95, जौनपुर में 8.99, मऊ में 9.99, मिर्जापुर में 8.84, सोनभद्र में 8.35 और वाराणसी में 8.93% मतदान हुआ है। तो 7वें चरण में सुबह 9 बजे तक के जो मतदान हुआ है उसको लेकर जानकारी दे रहे थे, और 7वें चरण का जो मतदान लगातार जारी है, इसी पर चर्चा जो है वो लगातार जारी है। महा कवरेज दिन भर के न्यूज पर जारी है। फिलहाल यहां पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की जमीन पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। पहाड़ की जनता ने किसे चुना, किसकी बनेगी सरकार, उत्तराखंड का अगला सीएम कौन? देखिए पीपुल्स पल्स और के न्यूज का सबसे बड़ा और विश्वसनीय एग्जिट पोल। उत्तराखंड का किंग कौन? 7 मार्च को शाम 5 बजे से देश के जाने माने विशेषज्ञों के साथ। सोचिए मत, मेरी और पूरे हिंदुस्तान की तरह आप भी समर कूलर और होम अप्लायंसेस लीजिए और बेफिक्र हो जाएगी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। पहाड़ की जनता ने किसे चुना, किसकी बनेगी सरकार,
उत्तराखंड का अगला सीएम कौन? देखिए पीपुल्स पल्स और के न्यूज का सबसे बड़ा और विश्वसनीय एग्जिट पोल। उत्तराखंड का किंग कौन? 7 मार्च को शाम 5 बजे से देश के जाने माने विशेषज्ञों के साथ। 5 राज्य, 690 सीटें और सैकड़ों उम्मीदवार। कौन बनेगा किंग? किसे मिलेगी हार? राज्यों के चुनावी महासंग्राम में जनता ने बनाई किसकी सरकार?